अस्सलाम वालेकुम साथियों। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन ने जो एक बीड़ा उठाया जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने वर्कर्स की जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाने का एक जो अहसन काम शुरू किया, आज उसकी तीसरी नशिस्त के साथ आपका मेज़बान ज़ोक आपके सामने हाजिर है। ये बात हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है ये बताने के लिए कि आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आज की इस नशिस्त के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी सतह पे बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पे भी एक बहुत बड़े मजदूर लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। इनका मैं तारुफ इसलिए ख़ुद से नहीं कराना चाह रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपनी हिस्ट्री जब ख़ुद बताएंगे तो आप ये जानना आपको ये बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा कि इनकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कौन कौन से रीजन्स में इन्होंने काम किया और बैन अल-अक़वामी सतह पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन किस किस फेडरेशन के साथ ये मुंसलिक रहे। मैं आपका डायरेक्टली ले चलता हूँ जनाब ज़हूर अहमद अवान साहब जो अब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो कीमती वक्त निकाला हमारी इस नशिस्त के लिए। मैं सर डायरेक्टली यही जानना चाहूँगा कि आज हमारे वो वर्कर्स यूनियन के मेंबर, वो मजदूर साथी जिनको अभी तक आपका वो पूरा एक तारुफ नहीं पता कि आपने कहाँ से ये जर्नी शुरू किया और आज कहाँ पे आके ये जर्नी आपकी अभी तक जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि आज मैं आलमोस्ट 49 ईयर्स 50 ईयर्स समझ लें करीबन, तो इसके बाद क्योंकि अपना पूरा टेन्योर गुजार कर एक किस्म की मैंने अपनी खुद एक रिटायरमेंट ली है कि किसी बड़े ओहदे में नहीं आऊँगा और वगैरह वगैरह, लेकिन कारकुन के तौर पर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं रिटायर होती तो वो मेरी अवेलेबल रहेगी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि किस तरह ये जर्नी आलमोस्ट 49 ईयर्स या 50 ईयर पहले स्टार्ट हुई, मैं स्टूडेंट यूनियन के अंदर था। तो स्टूडेंट यूनियन में एबटाबाद डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी था। तो ये एक फोरम था वहाँ पर बड़ों का हुआ जो एबटाबाद के अंदर, तो उसमें हमारे लेबर लीडर एक बहुत सीनियर रहमतुल्लाह दुरानी साहब भी गए हुए थे खिताब करने के लिए और मुझे बतौर यंग ट्रेड स्टूडेंट यूनियन लीडर के तौर पर वहाँ बुलाया हुआ था। उन्होंने मेरी तकरीर सुनी, फिर वो मुझे ट्रेड यूनियन में लाए। तो मेरा एक बैकग्राउंड वो है कि स्टूडेंट यूनियन के फ़ौरन बाद मैं ट्रेड यूनियन में आया। हाँ, दरमियान में मैंने एक जगह में कुछ एज ए वर्कमैन के तौर पर महकमा मौसमियात था, उसमें चूँकि मेरी साइंस की एजुकेशन थी तो मैंने वहाँ पर भी बतौर कारकुन काम किया। लेकिन मैं बतौर फेडरेशनिस्ट फिर ज़्यादा सरगर्म रहा। एक ट्रांसपोर्ट यूनियन थी पेशावर में, वहाँ पर भी मैं प्लांट लेवल पर उनको ऑर्गेनाइज करके उसका भी कुछ अरसा जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन शॉर्ट। फिर मैं सूबाई फेडरेशन के वहाँ पर अहदेदार रहा। उस ज़माने में आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर थी। और फिर उसके बाद मैं मरकज़ी लेवल पर जनरल सेक्रेटरी बना एट द एज व्हेन आई वाज जस्ट यंग, बिकॉज उस वक्त चौधरी रहमतुल्लाह दुरानी साहब जैसे सीनियर लोग उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं उस हिसाब में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बना, जबकि मेरी एज इतनी नहीं थी। आई वाज जस्ट 32, तो मैं बना एज ए यंग। और फिर आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर 2005 में मर्ज हुई विद दूसरी दो फेडरेशनों के, तो मैंने वो ओहदा छोड़ दिया इसलिए कि ज़ाहिर है अकोमोडेट करनी थी लीडरशिप को। फिर अपनी टर्म पर दोबारा बना पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का। अब एक यूनिफिकेशन हुई, उस यूनिफिकेशन में सबको पता है मैंने अपना रोल अदा किया और वो यूनिफिकेशन में मुल्क की बड़ी फेडरेशन है जिसमें पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन और मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के अलावा भी बहुत फेडरेशनें थी। उन्होंने इदगाम करके एक नई बनाई और बावजूद इसके कि बहुत सारे साथियों की ख्वाहिश थी मैंने वो अहदा नहीं लिया, माज़ इस वजह से कि अब यंग लोगों का हक़ है कि वो आगे आएँ। और इस सिलसिले में जिस तरह आप जानते हैं कि साद इज़ यंग, आलमोस्ट 32, अभी 33 या 34 में है, तो वो यंग के तौर पर उसे लाया। और प्लस ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी कि मैं आगे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ का मेंबर हूँ जिसमें गवर्निंग बॉडी ILO बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके अंदर भी मैंने फिर अपने 2 साल का टेन्योर जो इलेक्शन के ज़रिए मैंने 2024 में हासिल किया था, तो मैंने छोड़ दिया अगले 2 साल, माज़ इस वजह से कि पाकिस्तान से सीट भी ना जाए
اور ایز اے ینگ یونینسٹ ساتھ جو ہے وہ اگر ادھر باغ ڈور سنبھالی ہے تو وہاں یہ لوگ کی گورننگ باڈی میں بھی وہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ گیسچر جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں. میں اپنے حساب سے تو اب میں بالکل اپنے طور پر آفٹر 49 ایئرز آف ٹوٹل سروس ان ٹریڈ یونین میں آلموسٹ اپنے آپ کو ریٹائر سمجھتا ہوں. ایز این ایکسپرٹیز ضرور میں ہیلپ کروں گا. وہ تو باقی عہدوں کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ میرا جرنی ہے تھوڑا بہت اپنا اس پورے ٹینیور میں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا ایک جرنی ہمارے ساتھ شیئر کیا. سر ایک کیا سرائی ہے یا لوگ اس طرح سوچتے ہیں، بہت ساری باڈیز ہیں ایسا سوچتی ہیں کہ جیسے ایپ فال تھی یا PUWF ہے، وہ سیمینارز کی حد تک، ان کی حد تک محدود رہتی ہے. زمینی تو مطلب حقائق ڈیفرنٹ ہیں، وہ مستقل مزدوروں کے لیے کام نہیں کرتی. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا اس کی جسٹیفکیشن؟ میں یہ بتاؤں کہ اگر ٹریڈ یونین کی سٹرگل دیکھی جائے، اگر ٹریڈ یونین نہ ہو، اگر بین الاقوامی ٹریڈ یونین نہ ہو، اگر ان سے جڑے ہوئے انسٹیٹیوشن نہ ہو، تو آج ٹریڈ یونین اس ملک کے اندر بین ہوتی. ہم نے کم از کم پاکستان لیول پر اینٹی یونین لا، اینٹی ورکر لا، ان کو ہم نے روک کر رکھا رہا ہے. یہ اگر مارشل لاؤں کے دور تھے، مارشل لاؤں کے دور کے بعد جمہوری دور بھی اگر آئے جو درمیان میں رہے، ان تمام کے اندر تو میں سمجھتا ہوں اگر فیڈریشنیں نہ ہوتی وہ نہ ہوتا. یہ پراپیگنڈا کہ دیکھیں سیمینار یا ایجوکیشن پروگرام وہ تو ایک ٹریڈ یونین کی بنیادی ضرورت ہے. وہ اگر ساتھ میں وہ کرتے ہیں تو وہ ایک بنیادی طور پر انتہائی ضرورت ہے. وہ ایک ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی ہے، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. سیمینار کتنے، ایک تو ورکر ایجوکیشن کے پروگرام ہوتے تھے، وہ ینگ لوگوں کے لیے، وومن کے لیے، یوتھ کے لیے، تاکہ وہ آگے ڈیولپ ہوں تو ان کو کوئی ایجوکیشن سے کے ذریعے لیبر لاز، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، ٹریڈ یونین ایڈمنسٹریشن اور دیگر کی آگاہی ہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہیں تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تو اتنے نہیں ہوتے. آخر سال کے 12 مہینوں میں میرے خیال میں پچھلے ہی ایک سال کے اندر اگر آتے ہیں 1-2 پروگرام ہی ہوئے ہوں گے جو سیمینار یا وہ. تو باقی بھی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹریڈ یونین ویسے سائلنٹ بیٹھی رہتی ہے جو دیگر جو ہے سلسلہ. تو یہ وہ پتہ نہیں کون اس قسم کی اگر بات کرتا ہے تو وہ نیگیٹو کرتا ہے اس بارے میں. اور ورکر ایجوکیشن یا سیمینار یا گلوبلائزیشن یا ان پہ جو آنے والے وقت ہے، یا لیبر سٹینڈرڈ یا یہ لوگ کے کنونشن یا دیگر جو ہیں، اس پہ اویئرنیس تو بہت زیادہ ضروری ہے اسی یونینزم کے لیے. تو وہ ایک بنیادی عنصر ہے. اس طرف رہ گیا باقی ڈے ٹو ڈے پرابلم. مثلا مثال کے طور پر پاکستان یونائٹڈ ورکر فیڈریشن فخر کرتی ہے کہ اس نے تو ڈومیسٹک ورکر کا، ایگریکلچر ورکر کا، دیگر کی یونینائزیشن کی. وہ سیمیناروں کے ذریعے تو نہیں وہ ہے. اور ڈومیسٹک ورکر کا لا جو ہے پنجاب میں وہ آیا، پہلے ڈومیسٹک ورکر پالیسی آئی. تو یہ ایک جدوجہد میں ہے، اسی جدوجہد کے ذریعے یہ حاصل ہوا ہے. تو جدوجہد ٹریڈ یونین کی ایک اپنی ہے، وہ ایک اپنا ہے. اصل چیز ہے وہ جو کلیکٹو بارگیننگ پلانٹ لیول پر ہو، وہ ٹریڈ یونین ہے. مثال کے طور پر آج بھی دیکھیں جدھر ورکر یونینائز ہے، کئیوں کے اندر لیبر لاز کی تو کم از کم اپلیکیبلٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ بونسز بھی دیے ہیں، وہ بھی دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو مثال دوں کچھ اداروں کی، تو ورکر کا ویج سٹرکچر وہاں پر کلیکٹو بارگیننگ کے ذریعے ہوا ہے. لیکن کیونکہ ہم 3-4% اگر یونینائز ہیں، ہمیں 96% باقی کا بھی ہم سپوکس پرسن ہیں، معاشی و سیاسی ترجمان. تو اس وجہ سے ہمیں ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو وہ وہی وائس ہے جو ہے. مثلا مثال کے طور پر بہت ساری مرکزی کمیٹیاں ہیں. ابھی حال میں ایک چیز ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ EOBI اور ورکر یہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے، ان کو یا ختم کیا جائے یا ان کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ 5% سے کم کی جائے، جیسے 7% ہے اس سے کم کی جائے. تو یہ ایک موو چلی، لیکن اس کی روک اسی فیڈریشنوں نے کی. سر ایک اور چیز، آپ کا ایک اچھا جواب آیا، لیکن جیسے PUWF تھی، پھر ایک نئی یونیفیکیشن ہوئی، PUWF فارمڈ ہوئی بہت ساری فیڈریشنز کو لے کے، لیکن ابھی تک مطلب کوئی وومن لیڈرشپ ایسی ابھر کے سامنے نہیں آ سکی. اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ اس میں بھی اگر ہم اپنی ایفرٹس کو لیجسلیشن کے حساب میں دیں
तो इस वक्त इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के अंदर ये हमने 2012 में दाखिल कराई। क्या कि जितनी वोमेन की तादाद होगी किसी अदारे के अंदर, उसी के जरिए उसके एग्जेक्टिव के अंदर हर सूरत में एक वोमेन प्रोपोर्शनेट अंदाज में वहां होगी। ये हमारी एफर्ट्स हैं। अब आ जाएं दूसरी तरफ, हमने एक्सक्लूसिव वोमेन के प्रोग्राम किए उनकी लीडरशिप को उभारने के लिए। तीसरा, चौथी बात ये, कुछ फैमिली के हालात भी उनके होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा उसमें शट डाउन भी हुआ, जिसमें बहुत सारी वोमेन हमने ट्रेनर के तौर पर बहुत आगे तक ले गए, लेकिन वो ना निकल सकी आगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये ग्लोबल ट्रेंड भी है। मैं आपको एक और बात बताऊं, कम से कम वोमेन एंड यूथ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हमने यूथ को जनरल सेक्रेटरी बनाया पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन का 7 को। वो कोटा हमें हासिल हो गया इतना बड़ा, हालांकि सीनियर लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने कहा नहीं यंग को आगे आना चाहिए। अब आ जाते हैं जहां तक वोमेन का, तो इस सिलसिले में भी आप देखें ग्लोबल ट्रेंड आ रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में भी एक दफ़ा हो गया। आप देखें कि मिसाल के तौर पर मैंने जापान की जो पूरी ट्रेड यूनियन की उसकी बड़ी फेडरेशन है, 8 मिलियन वर्कर्स हैं, उनकी पहली दफ़ा एक वोमेन प्रेसिडेंट आई है पिछले 50 साल की हिस्ट्री में, पहली दफ़ा, पहले नहीं आई। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की जो प्रेसिडेंट आई है वो उसकी पूरी हिस्ट्री में पहली दफ़ा आई है। बरतानिया के अंदर पूरी तारीख है मेल ही लीडरशिप थी, पहली दफ़ा प्रेसिडेंट आई है, वो भी एक खातून भी आई है साथ। इसी तरह आप उठाकर बाकियों को देखें, और पाकिस्तान के अंदर भी जो अगर वोमेन की लीडर रही है, लेकिन वो मेल उन्हें इलेक्ट करते रहे, चाहे वो शिप यार्ड कराची की हैं, चाहे वो स्टील मिल की एक ज़माने में लेबर लीडर वोमेन थी, एक फैसलाबाद में वोमेन लीडर थी, तो दे वर द लीडर्स ऑफ द मेल उन्हें इलेक्ट करते थे अपना। वो फीमेल, उधर देखे स्टील मिल में फीमेल की कितनी तादाद है, उसकी कितनी तादाद है वहां पर अपनी शिप यार्ड में, और इसी तरह तो वो मेल इलेक्ट करते रहे फीमेल को उनकी उस कैपेबिलिटी को देखकर। तो हम वो कैपेबिलिटी में तैयार करने में हमने कोई किसी किस्म की भी इस सिलसिले में सुस्ती नहीं की। लाना है, लेकिन मैंने जिस तरह मिसाल दी, मिसाल के तौर पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है ट्रेड यूनियन, मसलन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मसलन ILO डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें 2 वोमेन खड़ी थी पीछे डायरेक्टर जनरल के इलेक्शन के लिए, नहीं इलेक्ट हो सकी, मेल आ गया और इलेक्शन के जरिए आया। और ILO की पूरी 106 साल की हिस्ट्री में कोई डायरेक्टर जनरल जो है वो वोमेन नहीं आ सकी। वो कि इस तरफ कोशिश होती है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी तो नहीं खत्म कर सकते। ऊपर आएंगी तो अपने डेमोक्रेटिक में कोई वो पाबंदी नहीं है, इलेक्शन लड़ सकती है किसी भी यूनियन का प्लांट लेवल पर, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, हम तो प्रमोट ही कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में कब हो सकता है सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी पूरी तायराना नजर अगर आप डालें? देखिए वजह ये है ना कि वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि कोई पाबंदी, देखें बेनजीर भुट्टो क्या मुल्क की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही है, वोमेन थी, बड़े बड़े जफावरी सियासतदान थे, लोगों ने इलेक्ट किया, तो वो अपनी एक चीज वो उस तरह आएगी, वो आगे आए, बेशक इलेक्शन में नाकाम हो जाएं तो वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही वो टॉप लीडरशिप में जाएंगी। अदर देन दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस छोड़कर वो ये कहें कि जी वो, मिसाल के तौर पर ITUC की भी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की भी आप लगाएं 1949 से लेकर 1949 से लेकर उसकी हिस्ट्री में सिर्फ 2 टेन्योर के लिए फीमेल लीडरशिप आई है, बाकी सब तमाम मेल रहे हैं। तो लेकिन वो आई फिर, इसी तरह इसमें भी आना कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मनाना पड़ेगा। और ट्रेड यूनियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें फिर डेमोक्रेसी के जरिए आएंगे, हम प्रमोट कर सकते हैं सिर्फ उनको लाने के लिए, और वो किया है इंशाल्लाह। सर आपके जो 50 साल जो करियर आपने जिक्र किया, एक पूरी इस मजदूर जो मूवमेंट है इसको लेके, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, एज अ लेबर लीडर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी क्या है, और अगर कोई फेलियर की हो कोई, तो वो क्या लगता है आपको, ये 2 चीजें क्या हो सकती? देखें वजह ये है ना कि दुनिया के अंदर भी ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप कम हो रही है। हमने अचीवमेंट ये की कि जो थे उनको यकजा करते गए, और आखिर में यकजा कर दिया ज्यादातर बाई एंड लार्ज। अब ये है कि
वो कहते हैं यूनिटी मेक्स द स्ट्रेंथ। तो एक तो ये अचीवमेंट मैं समझता हूँ, और बिलखसूस इंशाल्लाह मेरे तमाम सीनियर लीडर जो हैं वो इस सिलसिले में इस चीज़ को, मेरी बात को इंडोर्स करेंगे कि आई डिड माई रोल वेल इन दिस वे सारी जगहों में। हाँ, अलबत्ता ये देख लें कि वो हालात जो हैं, देखें ना, ग्लोबलाइजेशन हुई, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हुई, मल्टीनेशनल का रोल आया। अब मल्टीनेशनल के रोल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर बहुत ज़्यादा हो गया, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी। हम ज़रा उसमें भी हैं कि टेररिज्म के शिकार बहुत अरसे से हैं, वार जोन में पाकिस्तान रहा। इन हालात में इंडस्ट्री जब आगे न गई, तो इंडस्ट्री के अंदर जब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैले तो डेफिनेटली फिर वर्कर जो है वो है, तो उसी वजह से ट्रेड यूनियन कमज़ोर हुई। लेकिन एक बात है कि आज भी हम सस्टेन इस बात पे कर रहे हैं कि हम एंटी वर्कर लॉ को रोकें, जो इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में यही है ना, मोदी ने बहुत ज़्यादा एंटी वर्कर लाए, पीजेंट्स वहाँ के किसान, बाकी ट्रेड यूनियन वहाँ पर कम से कम 2-3 जनरल स्ट्राइक कर चुकी हैं। यहाँ पर हमने कम से कम ये हासिल कर लिया कि कम से कम हमारा ये है कि एंटी लेबर लॉ नहीं आए, जो क़याम पाकिस्तान से पहले हमें हासिल थे, उसको सस्टेन किया, और उसके बाद भी हमने कम से कम नहीं आने दिए, हालांकि हमें मार्शल लॉ के दौर भी आए। तो कम से कम वर्कर के उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और वो जदोजहद के अलावा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल था कि आपने दुनिया भर की ट्रेड यूनियन से आपकी मुलाकात हुई होंगी, कई आपने उनका एक्सपीरियंस भी जाना होगा। पाकिस्तान के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पर्टिनेंट टू उनकी जो यूनियनिज्म है, उसमें ये आपस में ज़्यादा लड़ झगड़ रहे होते हैं इंस्टेड के वो एम्प्लॉय जो होता है या वर्कर जो होता है उसके लिए ख़ास तौर पे काम करे। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? असल में हमारी लीडरशिप में ये आए ना, वो है हर जगह, किसी सारा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जहाँ कहीं है, वन तो ये है कि जी लॉ ने भी हमें डिवाइड किया इस लिहाज से कि हर अदारे के अंदर आप 2-2, 3-3 यूनियन बना सकते हैं। हालांकि एक यूनियन और उसका इंटरनल इलेक्शन सिक्योर किया जाए तो ये मसला बहुत ज़्यादा हल हो सकता है। बल्कि मशरूम ग्रोथ ऑफ यूनियनिज्म भी 6000 से कम होकर 1300-1400 तक चली जाएगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जितने हमारे हैं, इलेक्शन इंटरनल मस्ट हो, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और वो इंटरनल इलेक्शन में ये नहीं है कि जो वो है कि उसका खींचा जा सकता है कि कोई काबज होकर बैठ जाए, वो लाजा ला की बात है। ये हमने कहते हैं कि हुकूमत लेजिस्लेशन में अगर हम कामयाब हो जाएं कि एक यूनियन या अदारे के अंदर हो, तो वो है असल इख्तलाफ उसी चीज़ पे आ जाता है कि जब 1-1, 2-2, 3-3 यूनियन होती हैं, फिर एम्प्लॉयर की पॉकेट यूनियन होती हैं, वो पॉकेट यूनियन भी इसमें गंदा रोल अदा करती हैं। फिर तीसरा चौथा ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ये, तो ये एक बुनियादी तौर पर है वो है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी देखें, ट्रेड यूनियन का आप कहते हैं ना, सब लोग हम कहते हैं इस तरह, बेसिकली तो यूनियन का इंटरनल इलेक्शन भी, और फिर उसे अपोजिट कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो 2 वे ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसमें है ट्रेड यूनियन डेमोक्रेसी के अंदर, तो ये फोर्स्ड है। हालांकि हम कहते हैं एक ही प्रोसेस हो, जिस तरह मैंने पहले बताया, तो समझते हैं चले जदोजहद है, कम से कम ट्रेड यूनियन जिंदा है, और बहुत जगहों में मारने की इसे कोशिश हुई है, लेकिन उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में मार्शल लॉ था, ज़ाहिर है नया नया था सिलसिला, उसमें मार्शल लॉ रेगुलेशन भी आए, सब कुछ आया, लेकिन बाद में आते आते आज भी हम कम से कम ये कह सकते हैं कि वो लेजिस्लेशन जो हमें इनहेरिट हुए, उन्हें हमने उसके एंटी आने में रोका ज़रूर है। जो इंडिया में तमाम स्टेट के अंदर देखें, लेबर इंस्पेक्शन का निज़ाम इंडिया में बहुत सारे उसके अंदर ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ भी लेबर इंस्पेक्शन के ऊपर पंजाब में एक ज़माने में ख़त्म किया था, हमारी जदोजहद से बाद हुआ। तो वो अगर कोई ये कहे कि सेमिनारों तक हैं, तो कुछ जदोजहद तो है, तो तब बाद हुआ है ना। सर एक और चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इन यूनिफिकेशन में। अभी भी कुछ फेडरेशन है, जाहिर है वो यूनिफाइड नहीं है, या वो एक ही एजेंडे पे बाज़ वक़्त नहीं काम कर रहे होते।
آپ نے ایک بہت بڑا عہدہ سیکریفائس بھی کیا اور ایک بہت بڑی جدوجہد. آج بھی پاکستان میں اگر لیبر یونینزم کے حوالے سے بات ہو تو آپ کا نام آتا ہے, بڑے لیبر لیڈر کے حوالے سے بات ہو تو صرف آپ کا نام آتا ہے. آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل یا اس کے بعد آپ نے یہ سوچا یا اس سے کوئی کوشش کی کہ ساری فیڈریشنز کو کہیں اکٹھا کیا جا سکے تاکہ ایک بہت بڑی لیبر موومنٹ؟ نہیں, ہم نے تو میجر جو تھیں وہ کر دی. اب اور تو دیکھیں, اور تو میرے خیال میں ایک آدھ اور تنظیم اپنی ہے, وہ اچھا کام وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ وہ رہے گی اس میں وہ اسلامک پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا وہ ہے, وہ ایک رہے گی ہیں. وہ چونکہ ظاہر ہے وہ ایک اس کا تعلق چونکہ ایک پولیٹیکلی ہے, جو مشکل ہے کہ ہم اسے نان پولیٹیکل بنا کر صحیح بات. وہ کریں. تو وہ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے کے لیے دعا گو ہیں جو کسی بھی ہو, لیکن تعلق ان کے ساتھ بھی ہے اسی طرح. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارا تعلق بالکل ان کے ساتھ اسی طرح ہے, نیشنل لیبر فیڈریشن کے ساتھ. تو وہ چونکہ میری اپنی بڑی خواہش یہ تھی اس معاملے کے اندر, لیکن یہ ہے کہ باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں کم از کم 100 سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں, لیکن نون نام تو یہی ہیں. تو جو نون تھی تو وہ ہم نے ایک کر دی. اور سر ایک اور لاسٹ چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ PUWF چونکہ ہم اسی کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہیں ابھی, اس کے بارے میں یہ بڑی کیا سرائی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی چہیتی سمجھی جا رہی ہے یا ان کی چمچہ گیری کرتی ہے پروبیبلی, اور ایون ILO صرف PUWF کو ہی سپورٹ کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ نہیں, وہ یہ ہے کہ ILO پہلے بھی سپورٹ کرتا تھا, PUWF سے پہلے. ILO یہ کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کے اندر جو ایفیلیٹ ہوں ادھر سے ریکگنیشن مل جاتی ہے کہ یہ دس آرگنائزیشن از ریپریزنٹیٹو, وہ ITUC کی وجہ سے. اور پھر پارٹنر آرگنائزیشن انہوں نے ایک ہی چننی ہے, تو ان کے نے پارٹنر آرگنائزیشن چنی ہے. وہ کوئی ILO مجبور نہیں ہے, وہ ضرور اپنے ایک ریکارڈ کے مطابق وہ سارا کچھ ہے. تو ظاہر ہے ایز اے پارٹنر آرگنائزیشن اس کے ساتھ ہے, اور اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن سے ایفیلیٹڈ ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ جی جو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی حکومت کا, دیکھیں آپ ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھیں. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے, نہ حکومت کی ایک پولیٹیکل پارٹی, نہ جو دوسری حکومت آتی ہے اس کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ونگ نہیں ہے. آپ ایک ضرور, ہمارا امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ رکھنا ضروری ہوتا ہے, وہ ٹرائی پارٹائٹ ہے چاہے اس کے مختلف وہ ہیں, لیکن بنیادی کاز آف دا ورکرز کو تو نہیں چھوڑا. اور باقی رہ گیا ہم نان پولیٹیکل ہیں, ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری تنظیم میں پریزیڈنٹ کدھر ووٹ دے گا, جنرل سیکرٹری کدھر ووٹ دے گا. وہ اپنی اپنی طور پر انڈیپینڈنٹ ہیں, یونینیں کر سکتی ہیں بنیادی لیول پر اگر کسی کینڈیڈیٹ کو بھی سمجھیں تو وہ ہے. تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں کامیابی بھی ہے اسی بارے کے اندر کہ کم از کم جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ اسے ختم کرو ہر صورت میں. کیوں ختم کرو کہ یہ ہمارے مخالف تھی. اس میں دونوں گروپ وہ ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے بائی فار دا ورکرز, اس کے تحت ہم سوشل ڈائلاگ امپارٹنٹ ہے. تو باقی کیا کریں, مثال کے طور پر اٹھ کر ہم یہ کر دیں کہ جو حکومت آئے اس کے خلاف کیا کریں. جب ورکر کا کاز آئے گا تو کریں گے, کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی سلسلہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کا بھی. ادر دین ورکرز کاز اگر آپ بائی لیٹرلزم یا ٹرائی پارٹیزم میں جاتے ہیں تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے ہر جگہ میں. سوشل ڈائلاگ تو ہر جگہ ہے دنیا کے اندر, اسی چیز کا نام ہے. سر آخری پیغام جو آنے والے ینگ لیڈر ہیں, لیبر لیڈر, اور وہ یونین ہیں جو ابھی ریسنٹلی یونینائز ہوئی, اکٹھے ہوئے, آرگنائز ہوئے, ان کے لیے آپ کی اتنی 50 سالہ کیریئر کو لیتے ہوئے کیا پیغام ہوگا آخری؟ یہ ہے کہ وہ یونین کو نیچے مضبوط ہونا چاہیے, اور یونین جو فیڈریشنوں کو مضبوط کرے. اور فیڈریشنیں نہ ہوئی نا, جو جتنے مسائل ہیں نا اس وقت ورکر کے, وہ اگر ہم ان کا احاطہ کریں کہ کیا کیا ہے. کنٹریکٹ لیبر ہے, ورکر کا ٹریڈ یونین رائٹ ہے, ورکر کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہے,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये सारे के सारे फेडरेशनों की जदोजहद से हो सकते हैं, इनफरादी यूनियन की तरफ से नहीं हो सकते। इसलिए फेडरेशनों को मजबूत बनाएं, नीचे यूनियन को मजबूत बनाएं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, बेशक ला इजाज़त न भी देता हो लेकिन आइन इजाज़त देता है मुल्क का सेक्शन 17 के तहत, तो उससे ज़्यादा यूनियनाइज करें। और प्लस कुछ अदारे जो हुकूमत के हैं वो ज़रा अपना बेहतर रोल अदा करें, जिधर उनका है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन है, तो ये अपने तौर पर यूनियन साजी को प्रमोट करने की तरफ जाएं, न कि एंटी यूनियन की तरफ जाएं कि जो ही रजिस्टर्ड हो एक अदारे में यूनियन आकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए उन अदारों के पास आए और उनकी पहली सारी फौज मारी जाए जो ओहदेदार होते हैं, और वो फिर कभी बहाल ना हो सके। यही वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ उन अदारों को भी बेहतर होना चाहिए। यही है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और प्लस प्लांट लेवल की यूनियनिज्म को मजबूत किया जाए और उसके अंदर यूथ और वोमेन लीडरशिप को डेवलप किया जाए और आगे आकर, ताकि बागडोर अच्छे हाथों में हो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, आज वो सवालात जो बहुत सारे लोगों के जहन में घूम रहे थे, जिनका कुछ सवाल उनको जानने के लिए बड़ी एक फिक्रमंद रहते थे, और वो ख़ास तौर पे चूँकि अभी अगर हम 50 साल कैरियर की एक पूरी खिदमात को लेते हुए उनको सुन रहे हैं, तो ये वो एक्सपीरियंस है जो आपके सामने आता है। हम इसी तरह की मज़ीद कोशिशों में लगे रहते हैं कि हम किस तरह मुख्तलिफ लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आके आपके सवालात, आपको आगाही मुहिम के तौर पे कुछ बताने के लिए अगर हमने कुछ कोशिश करनी है तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़रूर करेंगे। हम जनाब ज़हूर अहमद ऐवान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और वो चीज़ें हमें उन चीज़ों से आगाह किया जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रही थी, जिनका जवाब उनके पास उनको चाहिए था। आज मुझे उम्मीद है कि उन सवालात के जवाब उनको मिल गए होंगे। हम अब अगली किसी नशिस्त के साथ, अगले किसी अपने मेहमान के साथ, एक नई नशिस्त के साथ जब आपके सामने हाजिर होंगे, और आज के इस प्रोग्राम के इस नशिस्त से हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। चलो जी, शुक्रिया। ठीक होगी।